जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सारे? सती गोसाई नारायण दास बेड़े बनने थे काराग्रह। राम राम जी, राम राम जी। राम राम जी। राम गुरु जी। राम 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 जी। जी। राम राम जी सभी राम राम राम। गुरु जी। कल एक्चुअली में क्या है कि एक क्लास लेनी पड़ गई, उस चक्कर में आपकी कैंसिल हो गई। पर अब नियमित तौर से अपनी बुधवार को थर्सडे को क्लास होगी हर हफ्ते। और जो लिंक है वो आपको ना ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, जो यूट्यूब पे आप जाके इजीली आप देख सको अपनी क्लास को। ठीक है, जिन जिन की आ गई है बहुत बढ़िया, जिनकी नहीं आई है वो आप भेज देंगे तो वो आपको क्लास मिलेगी। चल, सर क्लास की कौन कौन सी दिन फिक्स की सर आपने? वेडनेसडे और थर्सडे। बुधवार और गुरुवार। ठीक। बुधवार सप्ताह में 2 दिन। बुधवार और वीरवार। ठीक है सर। ठीक है गुरु जी, है ना? अब मेरे ख्याल से पिछली क्लास में ही शायद अनिल ने बोला था कि वेडनेसडे और थर्सडे को कर दो गुरु जी, ठीक रहेगा। मैं तो दो ट्यूसडे और थर्सडे करने की सोच रहा था। वैसे वो ठीक था सर, जो भी ट्यूसडे। चलो कोई बात नहीं, हमने हफ्ते में 2 क्लास लेनी है। अगर बाई चांस कोई हमारी बीच में कोई कैंसिल होगी तो हम एक आधा दिन पहले मैसेज करके वो क्लास को कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चले अब हम स्टार्ट करते हैं लाल किताब से। स्टार्टिंग है, मैंने ये 12 राशियां लिख दी हैं। मेरे ख्याल से 12 राशियां आप सबको पता होंगी, मैं पर फिर भी लिख देता हूं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब बेसिकली क्या है, लाल किताब के अंदर सिर्फ राशियों को ही लेके चल रहे हैं, नक्षत्रों को लेके चल नहीं रहे। पर अगर आप पूरी जब लाल किताब को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नक्षत्रों को भी ले रखा है, बट डिस्क्राइब नहीं कर रखा, पर नक्षत्रों को लेके चल रहे हैं। वो कैसे लेके चल रहे हैं, जैसे जैसे क्लासेस हमारी आगे चलेंगी मैं आपको समझाऊंगा। नहीं तो आपने डायलॉग सुना आएगा, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया। पंडित जी ने पंचांग को भी लिया है, पंडित जी ने नक्षत्र को भी लिया है, पंडित जी ने राशि को भी लिया है, पंडित जी ने भाव को भी लिया है। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि अपने दिमाग को अपन को शून्य रखना है और आगे चलते चलना है। कोई भी सब्जेक्ट गलत नहीं होता, क्योंकि लाल किताब जो है ये गणित का ग्रंथ नहीं है, ये फलित का ग्रंथ है। और पंडित जी ने सरसरी नोट में हमें बताया है कि लाल किताब पढ़ने से पहले मौजूदा ज्योतिष का आपको पढ़ना है और उसका तजुर्बा हासिल करना है। यानी कि प्राश्रीय ज्योतिष के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गणित प्राश्रीय ज्योतिष में है। लाल किताब में कहीं भी गणित नहीं है, पर गणित फिर भी है। चलिए, ये राशियां मेरे ख्याल से आप सबको पता होंगी, कोई नई चीज मैंने नहीं बोली है, तो ये याद रखने की आवश्यकता है। लाल किताब टोटल काल पुरुष कुंडली पे चलता है। जैसे कोई व्यक्ति मीन लगन में पैदा हुआ है तो लाल किताब क्या करता है? कुछ नहीं करता, सीधा काल पुरुष की कुंडली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लाल किताब की कुंडली बन जाती है। ये लगन लुगन कुछ नहीं मानते, कह रहे सीधा काल पुरुष कुंडली पे चलना है, इसी पे ही विवाद है ना? और मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, लाल किताब जो है ये फलित का ग्रंथ है, गणित का ग्रंथ नहीं है। हम काल पुरुष कुंडली को लेके चलेंगे और जैसे जैसे आगे चलेंगे हम थोड़ा वैदिक का आपको मैं इसमें चीज बोलूंगा कि जिससे आपको लाल किताब समझ में आएगी। तो जब भी हमने कोई कुंडली बनानी है, हमने सीधा काल पुरुष की कुंडली बनानी है। कोई ग्रह सपोज करो कोई बैठे हुए, सीधा वहीं पे हम डाल देंगे तो ये लाल किताब की कुंडली बन गई, सिंपल। चल, आपको राशियों के बारे में पता है,
आपको कालपुरुष कुंडली के बारे में पता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसका फंडामेंटल हमें आना चाहिए। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें नाउन, प्रनाउन, वर्ब उनके बारे में पता होना चाहिए। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। हम कोई भी विद्या पढ़ें तो उसका फंडामेंटल्स हमें पता होना चाहिए। तो लाल किताब के अंदर आपको 4 चीजें कंठस्थ होनी चाहिए। रट्टा मारो, फर्रा बनाओ, कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक, पक्का घर। दूसरा, मालिक। मालिक को इंग्लिश में साइन लॉर्ड कहते हैं। तीसरा, उच्च, जिसे हम एक्सॉल्टेड कहते हैं। चौथा, नीच, जिसे हम डेबिलेटेड कहते हैं। ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इन्हीं से ही हमने कॉम्बिनेशंस बनाने, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर आप सब पराश्रय ज्योतिष पढ़ते होंगे तो हर घर का कोई ना कोई कारक ग्रह होता है। उस कारक ग्रह को लाल किताब ने पक्का घर बोल दिया। जैसे पहले घर का सूर्य, चौथे घर का चंद्रमा, पांचवें घर का बुध और शुक्र कंबाइन दे दिया, 10वें घर का शनि दे दिया। जो ये मैंने 4 घर बोले हैं इनको इस तरीके से हमेशा लिखना, 1, 7, 4, 10। वैदिक में इन्हें केंद्र बोला जाता है। और जब आप लाल किताब पढ़ोगे तो लाल किताब में जगह जगह बोला होगा बंद मुट्ठी के खाने। बंद मुट्ठी के खाने। तो ये बंद मुट्ठी के खाने इन्हें केंद्र बोला जाता है। 1, 7, 4, 10। अब वैसे 1, 4, 7, 10 भी बोल सकता था पर आप याद कैसे करेंगे? 1, 7, 4, 10। तो पहले घर का पक्का घर कौन हुआ? सूर्य, चौथे का चंद्रमा, सप्तम का शुक्र बुध और 10वें का शनि। अब ये आपको याद होने चाहिए। दूसरा घर बृहस्पति, 5वां घर बृहस्पति, 9वां घर बृहस्पति और 11वां घर बृहस्पति। 2, 5, 9, 11। जब आप किताब पढ़ोगे तो बार बार वहां पे लिखा आएगा 2, 5, 9 और 12। तो कंफ्यूज मत होना, बाद में बताऊंगा कि ये 2, 5, 9, 12 पंडित जी 11 को इंक्लूड ना करके 12 को इंक्लूड कर रहे हैं। पर आप ये समझे कि दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर और 11वां घर बृहस्पति ने जकड़ रखा है। इसी तरीके का तीसरा घर मंगल का, छठा घर यहां केतु का लिया हो। अगर आप प्राचीन ज्योतिष के हिसाब से जाएंगे तो छठे घर का जो कारक ग्रह है वो शनि है और 12वें घर का जो कारक ग्रह है वो भी शनि है। यहां पर छठे घर को केतु लिया हुआ है और 12वें घर को राहु लिया हुआ है। और जो 8वां घर हमारा बचा वो बचा मंगल और शनि दोनों कंबाइंड। ये चार्ट आपको कंठस्थ होना चाहिए। आगे चलूं मैं? कहीं पे भी मेरी लग रहा होगा मैं तेज भाग रहा हूं तो आप मुझे रोक दीजिएगा, मैं धीरे चलूंगा, ठीक है। जरा 2 लोग और आए, मैं उनको ऐड कर लूं जरा, फिर 2 मिनट बैठ जाना शायद। चलो मैंने कर लिया बैठ, कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया हमारा पक्का घर। अगला हमारा आया पॉइंट, हो गया, मैंने ऐड कर लिया, मालिक।
जैसे हम कहते हैं ना राशि स्वामी, इंग्लिश में कहते हैं साइन लॉर्ड। अगर मुझे याद करना हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक राशि मेष और वृश्चिक का स्वामी कौन हुआ? मंगल। वृष और तुला का स्वामी हुआ शुक्र। मिथुन का और कन्या का स्वामी हुआ बुध। कर्क का स्वामी हुआ चंद्रमा। सिंह का स्वामी हुआ सूर्य। धनु का और मीन का स्वामी हुआ बृहस्पति। और मकर और कुंभ का स्वामी हुआ शनि। तो ये एक सिस्टम है, इसे याद करने के लिए, है ना। पर अब लाल किताब में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वैदिक के हिसाब से यही चलता है, इसे आपको याद करने का आवश्यकता है। तो पहला एक पक्का कर। अब मालिक क्या है? जो राशि का स्वामी है वो मालिक है, शब्दों का फेर है। तो मालिक को हम कुंडली में कैसे इसे बनाएंगे? थोड़ा सा इसमें सिर्फ 2 ग्रहों को हमने और ऐड करना है। तो पहले घर का मालिक हुआ मंगल, दूसरे घर का मालिक हुआ शुक्र, तीसरे घर का मालिक हुआ बुध, चौथे घर का मालिक हुआ चंद्रमा, पांचवें घर का मालिक हुआ सूर्य, छठे घर का स्वामी अभी छोड़ता हूं, सातवें का फिर शुक्र, आठवें का मंगल, नौवें का बृहस्पति, 10वें का शनि, 11वें का शनि, 12वें का बृहस्पति और छठे का बुध होना चाहिए। अब बचा कौन? केतु और राहु। अब यहां पर क्या हुआ? आपने केतु छठे घर का स्वामी मान के चलना है और 12वें घर का आपने राहु। अब आप एक चीज में कंफ्यूज मत देखिएगा, छठे घर का पक्का घर भी केतु है और मालिक भी केतु है, 12वें घर का पक्का घर राहु है और मालिक भी राहु है। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। चल आगे चले। अब आएंगे जी हमारे पास उच्च और नीच। तो जब मैं प्राश्रीय सीख रहा था तो मुझे कैसे सिखाया गया था? यहाँ पे लिखा गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पे सन लिख दिया, यहाँ पे मून लिख दिया, यहाँ पे राहु लिख दिया, यहाँ पे जुपिटर लिख दिया। सिंह राशि में और कुंभ राशि में क्योंकि कोई ना उच्च का होता है ना कोई नीच का होता है। छठे में मरकरी लिख दिया, इसी प्रकार यहाँ उल्टा लिख दिया, यहाँ पे सैटर्न लिख दिया, यहाँ पे डैश कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने केतु कर दिया, यहाँ पे मैंने मार्स कर दिया, मंगल। थोड़ा इंग्लिश में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भार्गव जी? नहीं ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने वीनस कि सूर्य मेष राशि में तो उच्च के हुए, तुला राशि में नीच के हुए। शनि तुला राशि में उच्च के हुए, मेष राशि में नीच के हुए। चंद्रमा उच्च के हुए वृष में, नीच हुए वृश्चिक में। राहु उच्च के हुए मिथुन में और नीच हुए धनु में। उल्टा कर दो, केतु धनु में उच्च का है, यहाँ पे नीच का है। इस तरीके से हमने प्राचीन ज्योतिष में सीखा था। पर अब इसको हम लाल किताब के अनुसार, लाल किताब ने क्या किया, इसको ऐसे ना करके अब यहां मैंने क्या किया, उच्च ऐसे कुंडली बनाई, ऐसे कुंडली बनाई, मैंने यहां पे डाल दिया सन,
यहाँ डाल दिया मून, यहाँ डाल दिया राहु, यहाँ डाल दिया जुपिटर, 5 और 11 में डैश, छठे में डाल दिया मरकरी, 7वें में डाल दिया शनि, 8वें में डैश, 9वें में डाल दिया केतु, 10वें में डाल दिया मंगल, 12वें में डाल दिया वीनस, और यहाँ छठे में मैं क्या डालूंगा, राहु, और 12वें में डालूंगा केतु। आपको ये चार्ट भी याद रखना है। आशा करता हूं ये सब आपने पढ़ रखा होगा, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, पर फिर भी नीच का हमने जो उच्च वाली कुंडली थी उसका उल्टा कर देना। पहले में शनि, दूसरे में डैश, तीसरे में केतु, चौथे में मंगल, 5वां और 11वां डैश, छठे में केतु और वीनस, मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत लिखा है इसके अंदर। आपके पास किताब कौन सी है? माइक खोल सकते हो सारे आप। किताब कौन सी है लाल किताब की आप लोगों के पास? मेरे को सर कोई कौन बोला? वरुण। ओके, वरुण, आप पिछली क्लास में आए थे वरुण? नहीं सर, आज ही आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि ईमेल कर दीजिए। अच्छा, मेरे स्टाफ में बात हुई थी वरुण, सॉरी वरुण, मैं मतलब पिछली क्लास में नहीं थे आप, कोई बात नहीं। आपके पास कोई किताब नहीं है वरुण। और वरुण, आपका एस्ट्रोलॉजी में पहले कुछ पढ़ रखा है आप लोगों आपने? जी सर, मैंने बेसिक पढ़ी हुई है और ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना वरुण? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस एक क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन था कि राहु तो सर हम 11वें साइड में ही किस तरह देखते हैं? किसमें? राहु 11वीं राशि। कुंभ राशि में। सर केपी में मैंने पढ़ा था, सर ने बताया। अच्छा, कोई बात नहीं, आपने केपी की कौन सा रीडर पढ़ा था उसकी लाइन मेरे को आप दिखा देना, बिकॉज आई प्रैक्टिस कृष्णा मूर्ति। मेरे को आप वो रीडर की लाइन पेज नंबर बता देना एक बार। अभी नहीं, तो ये बताया था कि राहु 11वीं साइड में होता है और केतु तो 8वां साइड। कोई बात नहीं, आप एक काम करना वरुण, ग्रुप के अंदर आप उस पेज की फोटो डाल देना। आप जो अभी मैंने आपको बताया ना, आप इसे लेके चलना, उसके साथ ही मैं चिंता नहीं करूं, मैं उसमें भी बता दूंगा। वो चीज मुझे लगता है गलत, शायद या तो मैं गलत ले रहा हूं, या हो सकता है कि मुझे डाउट है, कोई 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 टेंशन ही नहीं है वरुण। हमेशा याद रखना, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञान। देखो, मेरे पिताजी कहते थे जब भी कहीं कोई तर्क या वितर्क हो रहा हो ना, तो उसके अंदर कौन सी किताब से रेफरेंस लिया हुआ है उसका फोटो या उसकी लाइन उसमें डिस्कस करो, ठीक है? मैं केपी की जोन सा रीडर बोलोगे, 5 रीडर ओरिजिनल मेरे पास है। मैं उस ओरिजिनल रीडर में मैं कल सवेरे 100% पढ़ूंगा कि कहां पे कुंभ राशि के अंदर राहु को या केतु का वृश्चिक राशि में लिखा है, ठीक है? तो फिलहाल वरुण क्या करो, मेक योर सेल्फ जीरो, एंड बिकॉज लाल किताब इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कृष्णामूर्ति एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बट इट इज पार्ट ऑफ कृष्णामूर्ति एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एंड आई कैन प्रूव इट, राइट? अभी जो पढ़ा है वो तो समझ में आ रहा है ना आपको? कोई बात नहीं, तो आपको ना कुछ किताबें लेनी पड़ेंगी। बाकी सबके पास लाल किताब से रिलेटेड कोई बुक्स होंगी, एक बार आप सारा अपना माइक खोल के मेरे को बता सकते हैं? आवाज आ रही है मेरी? जी हम्म, जी आ रही है। हाँ तो किताबें हैं क्या आप लोगों के पास?
सर मेरे पास एक किताब है, लाल किताब की, पंडित राधाकृष्ण की। अच्छा, कौन बोला? सर मैं वरुण की बात कर रहा अच्छा, वरुण के पास ही राधा कृष्ण जी की है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मेरे कहने से आपको कुछ किताबें लेनी पड़ेंगी, वो आप जरूर लीजिएगा। मैं अभी व्हाट्सएप पे एक फोटो डाल रहा हूं, वो काम आएगा आप लोगों के। ये किताब है हमारी एक लाल डायरी, वो जरूर लीजिएगा आप लोग। और कोशिश करो लाल किताब के ओरिजिनल संस्करण में से चीजें जरूर पढ़नी है हम लोगों ने। चले, तो पहले घर में शनि नीच के हैं, दूसरे घर में कोई नीच का नहीं होता, तीसरे घर में केतु नीच के हैं, चौथे घर में मंगल नीच के हैं, छठे घर में भी केतु और शुक्र दोनों नीच के हैं, सातवें घर में सूर्य भगवान हमारे नीच के हैं, अष्टम में चंद्रमा नीच का है, नौवें घर में आपके राहु महाराज नीच के हो गए, दसम घर में बृहस्पति नीच के हो गए, 11वें में ना कोई नीच का है ना कोई उच्च का है, और 12वें घर के अंदर बुध और राहु दोनों नीच के हैं। अब नीच का मतलब क्या हुआ कि वो नीच नहीं है जिस तरीके से आजकल डिस्क्राइब किया जाता है, दैट इज रॉन्ग। नीच का मतलब ये है कि उनके अंदर इतना बल नहीं है, वो ग्रह जो है वो उस हिसाब से फल नहीं दे रहा, वो जगह उसके लिए उपयुक्त नहीं है, वहां पर वो बलहीन है। पर ऐसा नहीं है, राहु 12वें में भी अच्छा रिजल्ट देता है, मेरे पास बहुत कुंडली है, बट राहु अमूमन राहु और बुध 12वें घर में नीच का देता है। अब हमारे पास 4 कुंडलियां बन गई। पहले मैं इसी पे ही, जैसे भी भाई वरुण ने अच्छा एक क्वेश्चन पुटअप किया, और ऐसे क्वेश्चन जरूर पुटअप करो जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन उसका जरूर पुटअप करो कि हाँ ये वहां पर ऐसे दिया हुआ है। वो हम धीरे धीरे उसके ऊपर आएंगे, क्योंकि अगर एकदम से उस पर चर्चा करेंगे तो हम लोग डिरेल हो जाएंगे, है ना। तो पहले जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ेंगे, फिर बीच में जब भी हमें समय मिलेगा तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट में इसके बारे में क्या बोला जा रहा है। चलो पहले इसी के लिए देख लेते हैं। आपने एक चीज नोट करी, यहाँ केतु जो है नीच के हैं, चंद्रमा जो है यहाँ पर नीच के हैं, बुध और राहु यहाँ पर नीच के, मैंने 3 ग्रह ले लिए, और बृहस्पति यहाँ पर नीच के, मैंने गोल मारा 4 ग्रहों के ऊपर। अब मुझे प्रेडिक्शन करनी हो किसी का केतु तीसरे घर में आ गया, तीसरे, माइक खोल सकते हैं आप सारे, और मेरे से अगर जब तक आप बात नहीं करोगे ना मुझे मजा नहीं आएगा। जब मैं बोलूंगा माइक खोल दो तो आप सारे माइक खोल दो, क्योंकि जब आप मैं आपसे अगर कोई चीज पूछूं आपका जवाब आना चाहिए, एक एक करके आए, सारे करके नहीं। अब केतु किसी का तीसरे घर में है, अब तीसरे घर का पक्का घर कौन हुआ? मंगल। थर्ड हाउस का पक्का घर यहाँ है, पी लिखा, पक्के घर को मैं पी बोल रहा हूं, कौन हुआ? मार्स, मंगल। तीसरे घर का मालिक कौन हुआ? मरकरी। अब सपोज करो किसी का केतु तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो दो कॉम्बिनेशन बन गए, एक तो केतु और मंगल का बन गया, एक बन गया केतु और बुध का। उसके बाद जब केतु तीसरे घर में बैठा है तो तीसरे घर में उच्च का कौन होता है? राहु। अब 3 कॉम्बिनेशन बन गए, केतु मंगल, केतु बुध, केतु राहु। अब केतु राहु वीनस बन जाते, केतु राहु वीनस बन जाते हैं। आप में से किसी के भी, आपके जितने लोग यहां बैठे हैं किसी का केतु तीसरे घर में है, या आपके किसी नोन के केतु तीसरे घर में है? भार्गव जी आपकी कोई नोन में है? जी गुरुजी, मेरे नॉन में है केतु दूसरे घर में। कौन बोला? अनिल, 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 अनिल बोला ना? हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। अच्छा, अनिल तो अंधेरे में कहीं आज घूम रहा है, मुझे लग रहा है गाड़ी के अंदर। नहीं गुरुजी, मैं चौक पर आ रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। तो अनिल जो केतु जिसके तीसरे घर में, तो उसे अच्छी तरह जानता है? जी जी बिल्कुल गुरुजी। अच्छा, उसको एलर्जी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, भाइयों से लड़ाई,
उसके बाद उसके दांतों की दिक्कत, उसकी बहन को कोई प्रॉब्लम, उसको कोई नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम, या उसका किसी दूसरी स्त्री के साथ या पड़ोसन के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है क्या? बिल्कुल उसका एक वो होता है और तो उसकी भी दिक्कत है। नहीं, अब मेरे को आवाज सुनाई नहीं दे रही। अनिल, धीरे धीरे बोल। एक उसका डायबिटीज हो रखा है, क्या हो रखा है? तलाक हो गया उसको। अच्छा, तलाक हो रखा है, उसकी मैरिड लाइफ सही नहीं है इसका मतलब। नहीं, अभी दोबारा शादी हो गई है, अब हो गया बिल्कुल। हाँ, दोबारा शादी हो गई है। अच्छा, दोबारा शादी हुई है। जी। अच्छा, अभी मतलब कहने का मतलब है एक से ज्यादा औरतों से संबंध हो गया उसका। जी जी। अच्छा, उसको उसके भाइयों का क्या हाल है? भाई भी देश में करता है जी। हाँ जी। विदेश में सेटल हो गई थी। अच्छा, पास रहता ही नहीं है वो। जी। वेरी गुड। और उसके दांतों की क्या पोजीशन है और बहन की क्या पोजीशन है? बहन भी ठीक है, बट मतलब उनका कोई कारोबार बहुत अच्छा नहीं है जहाँ पे वो मैरिड है। अच्छा, उनका कारोबार अच्छा नहीं है। जी। पैसों की थोड़ी दिक्कत है उनको। कोई बात, मतलब इनडायरेक्ट वे में अनिल जो मैंने प्रेडिक्शन दिया कहीं ना कहीं 50 से 60-70% ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सिर्फ एक प्लेनेट पकड़ा और मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया पक्के घर के साथ, मालिक के साथ और उच्च के साथ। ठीक है, क्या हुआ? केतु मंगल का योग बन गया। मंगल जो है भाई का कारक है, मंगल जो है खून का कारक है, मंगल जो है पराक्रम का कारक है। अब जब केतु मंगल का योग बन जाएगा तो ऐसे व्यक्ति के खून में इंफेक्शन होने का खतरा हो जाएगा। भाई के साथ बनेंगे नहीं, या तो दूर रहेगा तो फायदा रहेगा। ये प्रेडिक्शन आ गई। बुध जो है वो दांत है। ऐसे व्यक्ति, जब भी केतु और बुध का योग बन जाएगा तो ऐसे व्यक्ति के दांतों में कीड़ा लगने की संभावना हो जाएगी। इसके सामने जब भी अगर ये किसी के पास भी जाके जाके बैठ जाएगा, कोई काम करवाने की सोचेगा, काम होएगा नहीं। एक बारी में तो नहीं होएगा, 2-3 बारी में होएगा। नहीं, कौन है ये? कौन है ये व्यक्ति? है, पूछ सकता हूँ? दोस्ती है। ठीक है। अब केतु क्योंकि तीसरे घर के अंदर बैठ गया और शुक्र भी बन रहा है, तो केतु और शुक्र बन रहा है। जब भी शुक्र का संबंध तीसरे घर के साथ या चौथे घर के साथ बन जाएगा, कह के दो औरतों का योग बना देता है। कह के दो औरतों का योग बना देगा। इसने पहले कह दिया कि डाइवोर्स होगी। अब यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ एक प्लेनेट को देख के हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अपने को रिसर्च करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। मैं इस तरीके से कुंडली को लेके चलता हूं। अब आ जाओ चंद्रमा अष्टम में। अब इसका आंसर ब्रिजमोहन भार्गव से बढ़िया कोई नहीं दे पाए, क्योंकि ये जिस जगह पे है वहां पे मरने के बाद जाते हैं लोग। ब्रिजमोहन भाई, शक्ल दिखा दिया करो, इसी बहाने मेरा ऋण खत्म होता है। जी जी आप को भाई मानता हूँ मैं, बहुत सही बता रहा हूँ मैं आपसे। जी 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 है ना? आपने एक कहावत सुनी होगी कि शमशान की लकड़ी को एक वरदान है कि अगर गीली भी होगी तो जल जाएगी। जी। अब ये अपने को ज्योतिष में कैसे लगाना है? अब चंद्रमा जल का कारक है। चंद्रमा जल का कारक है। अष्टम घर के पक्के घर कौन से हुए? मंगल और शनि। चंद्रमा अष्टम घर के अंदर बैठा है, जल का कारक है, नीच का है। चंद्रमा के जो भगवान है वो है भगवान शंकर। अष्टम घर जो है वो शमशान है। जी। जब चंद्रमा उच्च के हैं तो दूसरा घर है परिवार का। तो भगवान शंकर परिवार के साथ कहां बैठे? पहाड़ पे। जब चंद्रमा नीच का है तो भगवान शंकर कहां बैठे हैं? शमशान में। वहां पर क्या है? गण, प्रेत, भूत, वो उनके अनुयायी है। तो अष्टम घर मेरे ख्याल से भूत प्रेत के लिए हम लेते हैं, गुड़ विद्याओं के लिए लेते हैं, गुप्त विद्याओं के लिए लेते हैं। लाल किताब भी गुप्त विद्या है, तंत्र भी गुप्त विद्या है। जो इतनी आसानी से समझ में ना आए वो गुप्त होता है। जी। प्राचीन ज्योतिष को हम 9th हाउस लेके चलते हैं, पर लाल किताब अष्टम भाव है, तंत्र अष्टम भाव है। अब वापिस आता हूं, अष्टम घर का पक्का घर कौन हुआ? ब्रिजमोहन भाई, मंगल और शनि। मंगल अग्नि का कारक है।
जी। और शनि लकड़ी का कारक है, जो शमशान में जिससे हम उसकी जरूरत होती है। तो अष्टम घर का कौन हुआ? मंगल, शनि और चंद्रमा। तो इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि चंद्रमा वहां नीच का क्यों लिया हुआ। वरुण केतु थर्ड हाउस यानी मिथुन राशि में नीच का हुआ, समझ में आया? ठीक सर, समझ आ गया। मेरे साथ वरुण प्रॉब्लम पता है क्या है? मुझे जब तक कोई चीज समझ में नहीं आती ना, मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। और जब देखो क्वेश्चनिंग हर चीज में होती है और कई चीजें ऐसी होती है जो हमें माननी पड़ जाती है। अब मैं किसी से बोलूं यार हवा देखी है कि नहीं देखी है, यार मैं महसूस कर सकता हूं, बता नहीं सकता हूं। आप भी महसूस कर सकते हो, बता नहीं सकते। तो क्या ये परमात्मा देखा है आपने? या किसी ने परमात्मा नहीं देखा, क्योंकि परमात्मा को हम देख लेंगे, बताने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, अब आए बृहस्पति दसम घर के अंदर नीच का है। अब दसम घर किस चीज का? क्या करें? उसमें मैं एक चीज पूछूंगा। हाँ केतु राहु तो शुक्र बता दिया, हाँ। तो केतु मंगल क्या बनेगा? नहीं नहीं, केतु राहु शुक्र बनेगा, केतु मंगल कुछ नहीं बनेगा। जब भी केतु मंगल का योग बनेगा, ऐसे व्यक्ति को इन्फेक्शन की दिक्कत, खून से रिलेटेड दिक्कत, शुगर से रिलेटेड दिक्कत, यूटीआई यूरिन से रिलेटेड दिक्कत, एक्सीडेंट से होने की दिक्कत, बेसिकली लाल किताब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा है, ये याद रखना। जी जी जी। बाकी मैं मसनूई ग्रह पे आऊंगा। अभी आप सिर्फ केतु और राहु को मान के चलो, ये दोनों शुक्र बन जाते हैं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, केतु और राहु जब भी मिलेगा क्या बन जाएगा? शुक्र बन जाएगा, ये मान के चलना। ठीक है, अब आ जाओ बृहस्पति दसम घर के अंदर। अब दसम घर के अंदर घर किसका है? शनि का। मैंने पिछली क्लास में शायद दसम घर से चालू हुआ था, दसम घर जो है कर्म का है। अब ये बताओ, दसम कर्म के स्थान पे बृहस्पति नीच का कैसे हो गया? एक मिनट, एक हमारे दीपक प्राशर जी आ रहे हैं, उनको भी ऐड कर लूं जरा, लेट आते हैं, कोई बात नहीं। पहले ये सुविधा नहीं होती थी रिकॉर्डिंग की, आजकल रिकॉर्डिंग की सुविधा हो गई है, तो कोई लेट आता है तो उसे कम से कम क्लास मिल जाती है अगले दिन की। अब यार बृहस्पति नीच का कैसे हो सकता है? यार गुरु कभी नीच का हो सकता है? हम ये बोलते हैं यार गुरु नीच का है, अरे गुरु तो यार, गुरु तो बिना गुरु के गति नहीं है। अब बेसिकली क्या है, आप देखो दसम घर में मंगल को उच्च का दिया हो मकर राशि में, और बृहस्पति को नीच का दे दिए। अब शनि जो है वो अंधकार है, मंगल जो है वो सूर्य की किरणें हैं, इसलिए अंधकार में मंगल को उच्च का दे दिया। और मंगल जो है वो खाने पीने का ग्रह है, इसलिए कर्म किस लिए किया जाता है? इस पापी पेट के लिए। मनोज कुमार की एक पिक्चर आई थी, बड़ी हिट पिक्चर थी, रोटी कपड़ा और मकान। यही तीन चीजें हैं जो इंसान की नेसेसिटी है, इसलिए मंगल को दसम घर में उचका दिए। आपको कर्म किस चीज के लिए करना है? रोटी कपड़ा और मकान। मकान का कारक कौन है? शनि। खाने का कारक कौन है? मंगल। अब कपड़े का कारक आप किसको मानोगे? चंद्रमा को। अब चंद्रमा भी रात का कारक है, शनि भी रात का कारक है, मंगल जो है वो खाने पीने का कारक है, और शनि मकान का कारक है। मंगल को दे दिया वहां नीच का। बृहस्पति जो है वो अध्यात्म का कारक है। अब जब आपको ये जीवन मिला है तो गृहस्थ में भी तो आपने रहना है। अब गृहस्थी जीवन में सवेरे से लेकर शाम तक मैं पूजा पाठ करता रहूंगा, मेरी बीवी कहेगी कुछ खाने के लिए ले आओ, मेरे हमारे घर में आटा नहीं है, बच्चे कहेंगे स्कूल की फीस नहीं जा रहे हैं, नहीं मैं तो कहूंगा कि मेरे को तो सवेरे से शाम तक माला जपनी है। तो जो कर्तव्य कर्म है ना, तो इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म कर, भाग्य की चिंता मत कर। कर्म का मतलब क्या है कि जब आप गृहस्थ के अंदर हो तो गृहस्थ की आपको चीजों को भी देखना है। पर मैं अगर सवेरे से लेकर शाम तक पूजा पाठ ही करता रहूंगा, पैसा कहां से कमाऊंगा? पैसा किसने कमाना है? क्योंकि शनि भी हार्ड कैश है। कितना पैसा कमाऊंगा मैं? परमात्मा मुझे उतना पैसा दे दे जिससे मेरा घर चल जाए। सारी दुनिया इसी चीज को, अब अंत तो किसी चीज का नहीं है, इसलिए बृहस्पति नीच। अब बृहस्पति लाल किताब के अनुसार पिता का कारक। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ है जिसका बृहस्पति दसम घर में हो, या उसे किसी जानकार का बृहस्पति दसम घर में हो?
अनिल, तेरे पास कुंडलियां ठीक ठाक है कोई? माइक खोल के बता। हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। अब ये बता कि जिसका बृहस्पति दसम घर में है वो उसके पिता अभी भी हैं? जी, पिताजी तो थोड़ी दिन पर उसकी बच्ची नहीं है बिल्कुल। अरे लाला, कभी भी ज्योतिषी के पास जाके सब कुछ नहीं बोलना चाहिए। तू बाइक चला रहा है, मुझे लग रहा है। जी जी जी। अरे यार तू इतना मतलब अनिल, मजा आ गया यार। अब तू कुछ मत बोली कि एक्सीडेंट ना करो मारियो। मैं पहुंच गया बस 2 मिनट में ही। अरे वाह, तेरे जैसे अगर मेरे पास भाई मिल जाए, क्या तेरी वेरी गुड यार, कमाल करती तू मुझे। चले, बृहस्पति अगर किसी का दसम घर में है, पक्का घर कौन है वहां का? शनि। बृहस्पति और शनि का योग बन गया। जिसका भी बृहस्पति दसम घर में होगा ना, उसका कभी भेद नहीं जान पाओगे आप। वो अब कभी एग्जैक्ट चीज नहीं बताएगा आपको अपनी, आप जान ही नहीं पाओगे वो क्या है। या तो पिता कमाएगा या बेटा कमाएगा, दोनों में से एक कमाएगा। और अगर जिसका बृहस्पति 10 है अनिल, उस बेटे को कह दे कि बाप को गुरु मान ले, उसका नौकर बन जाए, क्योंकि शनि नौकर का कारक है। अगर वो पिता का नौकर बन के काम करेगा, कभी जिंदगी में मार नहीं खाएगा। पिता के मरने के बाद कामयाब होगा। या तो सोच ले पिता को मार दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो पिता का नौकर बन के काम करेगा तो कामयाब हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति 10 वाले मैंने जितने भी देखे हैं, पिता के साथ बच्ची बहुत कम होती है। इसलिए तो नहीं बन रही, उनको बनानी पड़ेगी। अगर बना लेगा तो कामयाब रहेगा, पिता ने छावा कर देगा सब कुछ। और इसलिए वो नुकसान, और वो कामयाब भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पिता से अलग चल रहे हैं। यही उपाय है, रियलिटी है। यही उपाय है। अगर तो पिता को मान लेगा कि यही मेरा बॉस है, दूसरे वो कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिर्फ। बाप को नहीं मानना। अरे बाप को मान लेना, दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा, बाप की चाकरी कर ले, पर नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब 12वें घर का बुध और राहु, भाई साहब 12वें घर का बुध, आजकल आईपीएल चल रहा है, मैक्सिमम लोग सट्टे का काम कर रहे होंगे, हाँ या ना? सबको इजी मनी, सबको इजी मनी चाहिए, सबको इजी मनी चाहिए। 12वें घर का पक्का घर कौन है? राहु। नीच का भी कौन है? राहु। वहां का स्वामी कौन है? बृहस्पति। वहां उच्च का कौन होता है? शुक्र और केतु। बुध 12वां इतना खराब है, अगर वो आदमी नौकरी करे ना, कभी जिंदगी में बर्बादी नहीं होगी उस आदमी की। अगर वो बिजनेस की तरफ चला जाए, जुआ सट्टा शेयर मार्केट, मतलब उसको इजी मनी चाहिए, रातों रात करोड़पति बनना है। यही राहु का, वहां पंडित जी ने लिखा है, राहु 12वें घर के अंदर, और शेख चिल रही है सपने, इमेजिनेशन। राहु क्या सोच है, मैंने कल क्या बताया था, ये जो खोपड़ी है ये बुध की है, इसके अंदर जो सोच है, टॉयलेट जो है वो राहु है। हमारे जितनी ज्यादा प्लानिंग होती है ना, सवेरे आप जब आज जाते हो ना पेट साफ करने के लिए अपना मोबाइल लेके, मोबाइल भी राहु है। जब आप मोबाइल लेके जाते हो, क्या करते हो? प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग। प्लानिंग और कमीशन का मालिक कौन हुआ? राहु। तो आपको ये 4 चीजें याद करने की जरूरी है, और इनके आपने पूरे 12 घर के चार्ट बनाने हैं, और उसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। आपने ये मंत्र याद करना है, PMUN, PMUN, प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन। P का मतलब हुआ पक्का घर, M का मतलब हुआ मालिक, U का मतलब हुआ उच्च, N का मतलब हुआ नीच। तो आप, मैं 2 लिख के लिख रहा हूं। पहला घर लिखोगे यहां पर, तो पक्का घर क्या हुआ? सन, मालिक हुआ मार्स, उच्च हुआ सन, ये हुआ सैटर्न। तो इसका मतलब जब भी मैं पहले घर की बात करूंगा तो मेरे पास 3 प्लेनेट आएंगे, वो आएंगे सन, मार्स और सैटर्न। जब भी आप पहले घर की बात करोगे तो 3 ग्रहों की आपने बात करनी है। एक हमारे और भाई आए हैं, उनको भी ऐड कर लूं जरा।
ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं सेकंड घर की बात करूंगा तो पक्का घर दूसरे घर का कौन हुआ? जुपिटर। मालिक कौन हुआ? वीनस। उच्च कौन हुआ? मंगल चंद्रमा। नीच कौन हुआ? कोई नहीं। तो जब भी मैं सेकंड हाउस की बात करूंगा तो मैं जुपिटर, वीनस और मून, ये 3 ग्रहों की बात करूंगा। इनके कॉम्बिनेशंस मुझे कैसे बनाने हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड हाउस, जब भी मैं थर्ड हाउस की बात करूंगा तो पक्का घर कौन हुआ? मंगल। मालिक कौन हुआ? मरकरी। उच्च कौन हुआ? राहु। नीच कौन हुआ? केतु। तो 4 ग्रह जब भी आप थर्ड हाउस की बात करोगे तो आप मंगल, बुध और राहु केतु की बात करेंगे। इसी प्रकार चौथा घर पे आ जाऊं तो पक्का घर कौन हुआ? चंद्रमा। मालिक कौन हुआ? चंद्रमा। उच्च कौन हुआ? बृहस्पति। नीच कौन हुआ? मंगल। इसलिए मंगल 4 लाल किताब में बड़ा खराब माना गया है। मंगल 4 और मंगल 8। प्राचीन ज्योतिष के अनुसार भी जब मंगलिक देखते हैं तो पहले घर का मंगल, चौथे घर का मंगल, 7वें घर का मंगल, 8वें घर का और 12वें घर का मंगलिक बोला गया है। और दक्षिण भारत के अंदर दूसरे घर के मंगल को भी मांगलिक बोला गया। मेरे पिता ने एक किताब लिखी थी जो आउट ऑफ प्रिंट है, कौन मंगलिक कौन नहीं, तो उन्होंने भूमिका में लिखा था 85% लोग मांगलिक होते हैं, 85% लोग मांगलिक होते हैं, शादी किसी की नहीं होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। पापा कहते थे जब हम शादी होती है मंगल गीत गाते हैं, मंगल अमंगल हो ही नहीं सकता है। अब समझ में नहीं आती है, पर मार्स इन द 4th हाउस अगर किसी की कुंडली में मंगल चौथे घर में किसको खराब करेगा? मां को खराब करेगा। चौथा घर मां का है। सास को खराब करेगा, नानी को खराब करेगा और जनानी को खराब करेगा। जनानी कौन? उसकी धर्म पत्नी। क्या करेगा? या तो मार देगा या तबीयत खराब करेगा। अब आज की डेट में किसी को कह दो तेरी तेरी तो मां मर जाएगी, तेरी बीवी मर जाएगी, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ये मैंने 4 घर का आपको बना दिया है, बाकी ये होमवर्क है, आपने 12 घर का इस तरीके से बनाना और ये आपको कंठस्थ होने चाहिए। यहीं से प्रेडिक्शन चालू हो जाएगी। वो प्रेडिक्शन आप भी करोगे जैसे मैं अभी कर रहा हूं। अगर मेरी प्रेडिक्शन कहीं गलत जा रही हो तो टोकना जरूर, मजा आएगा। पंडित जी कहते हैं कोई आपकी गलती निकाले वो आपका मित्र है, और दोबारा से किताब को पढ़ो, हो सकता है कि आप गलत पढ़ रहे हो, गलत मैं भी बोल सकता हूं। ठीक है, चले, ये चीज आप लोगों को समझ में आई है? एक बार बता दो मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी 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 गुरुजी। मेरा तेज तो नहीं चल रहा ना? मैं तो तेज तो नहीं बोल रहा ना? नहीं मेरी आदत ऐसे ही है। मतलब और मेरे शब्दों को कभी भी गलत मत लेना। कई बार मैं हो सकता हूँ कुछ अतिशयोक्ति में कुछ बोल जाऊं तो अन्यथा मत लेना, क्योंकि हम लोग किसी, मैं एक आधे को तो जानता हूँ, वीर सिंह जी से मेरी कई बार फोन पे बात हुई है, अनिल से तो अब मेरे को मजा आ गया। वरुण आज आप पहली बार आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। भार्गव जी के साथ मेरा पुराना रिश्ता है। दीपक भाई से भी 1-2 बार फोन पे बात हुई है। और विष्णु जी पता नहीं आए हैं कि नहीं आए, उनसे भी मेरी बात हुई थी। गुरु जी भी हमारे साथ में हमारे, बाकी और भी आने थे, आए नहीं, कोई बात नहीं, वो वीडियो देख रहे रहेंगे, अच्छी बात है, कल देखेंगे वीडियो। तो ये इसी प्रकार आपने जो मैंने ये चार्ट बनाया है, ये आपने पूरे 12 घर का अपनी कॉपी पे नोट करना है। ये फंडामेंटल है। ये आपको लाल किताब में भी काम करेगा, ये आपको प्राशर में भी काम करेगा, ये आपको कृष्णा मूर्ति में भी काम करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हालांकि मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम आएंगे। देखो जब भी आप जन्म कुंडली देखोगे ना, प्राशर हो या कोई भी सिद्धांत, तो सबसे पहले भाव देखते हैं, फिर उस भाव का स्वामी देखते हैं, फिर देखते हैं कि यार मित्र है, शत्रु है, या न्यूट्रल प्लेनेट है। फिर हम दृष्टि को देखते हैं। ये दृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिना दृष्टि के आपको लाल किताब नहीं करनी है, क्योंकि आज की डेट में लोग जो लाल किताब की दृष्टि के हिसाब से फलादेश करने की सोच रहे हैं ना, वो गलत है।
लाल किताब की दृष्टि एक तरह से आप ना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो लाल किताब की दशा भी है ना वो योगिनी दशा के हिसाब से। जैसे योगिनी दशा आप देखोगे 36 साल की होती है, यहाँ 35 साल की ले रहे हैं। हमारी विंशोत्तरी दशा प्राचरी के अंदर हम 120 साल की ले रहे हैं। आज की डेट में 120 साल की तो इंसान की उम्र ही नहीं है, 40-50 में लोग मर रहे हैं। हालांकि हम जितने यहाँ पे हैं सब जिंदा रह गए, हमारी किस्मत अच्छी है, नहीं तो मैंने पिछले साल तक देखा कि 40 और 50 के बीच में साइलेंट हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, उम्र कम हो गई। तो मैं थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ अपनी इस क्लास का। अब जो हमने ये 4 चीजें याद करी है, क्योंकि मैं अब आज थर्सडे के बाद वेडनेसडे को आऊंगा, तो थोड़ा सा होमवर्क क्लासेस भी ऐसे करूंगा कि होमवर्क भी दूंगा आपको, जिससे आपका पूरा हफ्ता निकले। तो आज हम पहले दृष्टि पढ़ेंगे। पहले हम वैदिक की दृष्टि लेंगे, जो कि लाल किताब में भी एप्लीकेबल है। वैदिक कह लो, प्राचीन ज्योतिष कह लो, इंडियन एस्ट्रोलॉजी कह लो, कुछ भी कह लो। तो सबसे पहले शनि। अब शनि की 3 दृष्टियां वैदिक में, 3, 7 और 10। प्राचीन में भी ये, लाल किताब में भी ये दृष्टि लगेगी, पर ये एप्लीकेबल कम रहेगी, पर आपको ये याद होनी चाहिए कि अगर शनि किसी का पहले घर के अंदर बैठा है तो ये तीसरे घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा और 10वें घर को देखेगा। तो ये आपने हर घर के हिसाब से इसको आपने लेके चलना है कि अगर शनि दूसरे घर में बैठे हैं अगर, तो वो चौथे घर को देखेंगे, 8वें घर को देखेंगे और 11वें घर को देखेंगे। तो शनि अपने से तीसरा, 7वां, 10वां देखता है, ये एक सिद्धांत है। और शनि का एक सिद्धांत है कि शनि जहां बैठता है वहां अच्छा करता है, जहां देखता है वहां खराब करता है। लाल किताब ने थोड़ा सा डिफरेंट इसमें कर दिया, वो जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में आएंगे, जब मैं शनि का स्वभाव आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार, अपने हम तो सोच रहे थे ये शनि मित्र है, ये तो शनि नुकसान कर रहा है। और कई बार आपको लगेगा अरे नहीं यार शनि बड़ा खराब है, पर वो तो पैसा दे रहा है। जैसे 6, 8, 12 को बड़ा खराब मानते हैं, पर 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग है, बहुत अच्छा फल देता है ना। तो इसी प्रकार शनि की ये दृष्टि हो गई। परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है। जब भी आपका ये पेन उठे ना तो इस परमात्मा को जरूर याद करो, क्योंकि करना इसी नहीं है सब कुछ। हम कोई नहीं, हम नाम मात्र प्राणी है। कहने को हम कह देते हैं कि यार हम बहुत इंटेलिजेंट है, मैं कुछ नहीं हूं। अभी ना थोड़ी देर में मैं करूंगा, क्लास पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू। हाँ करूंगा करूंगा, ओके ठीक है। अब हमने शनि की बात कर दी, शनि के बाद आए मंगल। अब मंगल जो है 4, 7 और 8। मंगल अगर पहले घर में बैठा है तो चौथे को देखेगा, 7वें को देखेगा और 8वें को देखेगा। और प्राचीन ज्योतिष के हिसाब से जो है मंगल जो है सेपरेटिव प्लेनेट है। जिस घर में बैठेगा या जिस घर को देखेगा उस चीज से अलग कर देगा, ये सिद्धांत प्राचीन ज्योतिष के अंदर है। पर लाल किताब में थोड़ा सा अलग है, पर यह दृष्टि भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। उसके बाद आए जी 2 प्लेनेट तो हमने ले लिए। अब आए जी बृहस्पति, राहु और केतु। ये इनकी जो दृष्टि है वो है 5, 7 और 9। कि बृहस्पति, राहु या केतु कोई सा भी पहले घर में बैठा है तो वो अपने से 5वें, 7वें और 9वें देखता है। अब बृहस्पति और राहु, बृहस्पति का क्या, शनि का जहां बैठेगा वहां अच्छा करेगा, जहां देखेगा खराब करेगा। अब बृहस्पति जहां बैठेगा उस घर का नुकसान कर देगा और जिस घर को देखेगा उसको वृद्धि कर देगा। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे पंचम घर के अंदर बृहस्पति बैठे हैं तो कई लोग कह देते हैं उसकी नर संतान नहीं होगी या उसकी संतान नहीं होगी, क्योंकि पंचम घर में बृहस्पति बैठ गए हैं तो वो संतान। पर मेरे पास कम से कम 100 कुंडली हैं जिनका बृहस्पति पंचम घर के अंदर है, उनके संतान है। पर मेरे पिता का था ही, मैं ही बैठा हूं आपके सामने। उसके बाद तरक्की भी होती है, भयंकर वाली है डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट हमें ना पता क्या होता है डॉक्टर साहब, हम अतिशयोक्ति में ना हम प्रेडिक्शन दे देते हैं और हम फेल हो जाते हैं। जी जी।
ज्योतिष जो है अपने को बड़ा डाउन टू अर्थ होके करना चाहिए हमें ना, बिल्कुल अरे मैं तो कह रहा हूं तू ये कर ले तेरा काम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, नहीं होने वाला है ना। दशा दशा कुछ बता नहीं रही है, इवेंट होना नहीं है, कैसे हो जाएगा। चल वो एक अलग टॉपिक है, धीरे धीरे हम अब हमारा सफर आगे चलेगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अब हमारे 5 ग्रह हो गए, ये सारे इनकी ये दृष्टियां याद रखने की आवश्यकता है आपको, और जरूर याद रखिएगा। और जिनको आती है तो बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं आती है तो कोई बात नहीं। हमेशा एक चीज को याद रख लेना, जो क्लास में फर्स्ट आता है वो इंटेलिजेंट नहीं है, और जो क्लास में फेल होता है वो टफर नहीं है। परमात्मा ने सबको एक जैसा दिमाग दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आपके अंदर सुनने की शक्ति है, और जिस व्यक्ति के अंदर सुनने की शक्ति होती है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, और जो ज्यादा बोलता है ना वो नालायक होता है, हमेशा याद रखना। चले कोई बात नहीं। अब हमारे 5 ग्रह हो गए, तो बचे कौन से थे? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध। 5 ग्रह हो गए थे, 4 बैठे हैं, ये अपने से 7वें को देखते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्रमा या इनमें से कोई प्लेनेट पहले घर में बैठा है तो वो अपने से 7वें घर को देखेगा, दूसरे में बैठा है तो 8वें को देखेगा, तीसरे में बैठा है तो 9वें को देखेगा, 9वें में बैठा है तो तीसरे को देखेगा, है ना। 8वें में बैठा है तो दूसरे को देखेगा। ये हमारा प्राचीन सिद्धांत है, ये दृष्टियां आपको याद रखने की जरूरत है। चले अब आता है खेल लाल किताब। जब आप लाल किताब के अंदर होती है एक 100% दृष्टि, एक है 50% दृष्टि, एक है 25% दृष्टि। आपने इन्हीं दृष्टियों को ज्यादा ध्यान रखना है। लाल किताब जब आप पढ़ोगे, जब दृष्टि का सिद्धांत आएगा तो फलादेश इन्हीं दृष्टियों से जाएगा। इन दृष्टियों को याद रखना है, 100, 50 और 25। अब ये कैसे डिफाइन होएगा, इन्हें देख लेते, बहुत सिंपल है, याद हो जाएंगे। चार्ट बनाएंगे एक छोटा सा। मैंने जब केंद्र बोला था आपको तो मैंने 1, 7, 4, 10 बोला था। जब हम प्राचीन ज्योतिष करते हैं या किसी प्रकार की विधा करते हैं, वहां पे हम 1, 4, 7, 10 बोलते हैं। पर लाल किताब ने क्या बोला? 1, 7, 4, 10। पहला घर 7वें को देखता है, 7वां घर पहले को नहीं देखता, पहला घर 7वें को देखता है। 7वां घर पहले को नहीं देख रहा है, पर देखेगा। देखेगा कैसे, वो एक अलग टॉपिक है, पर आपने ये याद रखना, ये 100% दृष्टि है। चौथा घर 7वें को देखेगा, ये हो गई, सॉरी 10वें को देखेगा, ये हो गई 100% दृष्टि, ये हो गई 100% दृष्टि। मैं एक फोटो और भेज देता हूं आपको, इससे आसानी रहेगी। अच्छा मैं, चलो वो सही नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा घर 6ठे को देखता है, 6ठा घर 12वें को देखता है, 8वां घर दूसरे को देखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुई 25% दृष्टि। 2, 6, 8, 12। पहला हमारे पास कौन सा है? 1, 7, 4, 10, फिर आया 2, 6, 8, 12। तो जब भी कोई प्लेनेट दूसरे घर में बैठेगा वो 6ठे घर को देखेगा, 6ठा घर वाला 12वें को देखेगा, 8वां घर वाले दूसरे को देखेगा। ये सिद्धांत आपको याद रखना है। फिर आएगी 50% दृष्टि, तीसरा घर 11वें को देखेगा,
और 9वें को देखेगा, और 5वां घर 9वें को देखेगा। अब 5वां घर 11वें को अपना इफेक्ट नहीं दे रहा, 5वां घर 9वें को देखेगा, यानी कि कोई भी प्लेनेट 3, 5, 9, 11 है, ये हमारा तीसरा स्पैन आ गया। पहला स्पैन क्या है? 1, 7, 4, 10। दूसरा क्या है? 2, 6, 8, 12। तीसरा है 3, 5, 9, 12। तो ये दृष्टि का सिद्धांत आपको याद होना चाहिए। इसी दृष्टि के आधार पे ज्योतिष का फलादेश लाल किताब में आप आगे करेंगे। ठीक है, आगे चलूं? एक बार रिपीट कर दी। अच्छा, मैं साफ सा पेज बना देता हूं। पहला घर 7वें को, दूसरा घर 6ठे को, तीसरा घर 11वें को और 9वें को, चौथा घर 10वें को, पांचवा घर 9वें को, छठा घर 12वें को और 8वां घर दूसरे को। सिर्फ 8वां घर जो है देख रहा है। यहां पर क्या है, लाल किताब का सिद्धांत क्या है कि 1 से लेके 6 तक पहले के ग्रह हैं, पहले के घर। 7 से लेके 12 तक बाद के घर। पहले के घर बाद के घर को देख सकते हैं, बाद के घर पहले घरों को नहीं देखेंगे, पर देखेंगे। पर ये डिग्री, ये आपको सिद्धांत प्रेडिक्शन में काम आएगा। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब राहु का सर है, नीचे धड़ नहीं है, और नीचे केतु का धड़ है, ऊपर सर नहीं है, तो क्या राहु पैर को देखेगा या पैर सर को देखेंगे? बताना मेरे को। पैर नहीं देखता। देख पाएंगे क्या? नहीं देखता। है ना? अब कुछ ना कुछ तो देखो, आज की डेट में अगर लाल किताब आई है डॉक्टर साहब, और पंडित जी ने मेहनत करी और एक किताब 5 किताबें दे दी, या कृष्णा मूर्ति जी ने मदद करी और उन्होंने 5 लीटर दे दिए, और आज भी लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अमेंडमेंट हो रही होगी। जी। तो ये उस अमेंडमेंट का एक हिस्सा है। प्रेडिक्शन देने में क्या जाता है, अगर आपके पास प्रेडिक्शन सही आ रही है इससे, जैसे मैंने अभी सिर्फ एक केतु तीसरा लिया मैंने। अब केतु तो नेचुरली 140, अब तो आज मुझे पता चला 147 करोड़ हो गए हैं भारतवर्ष के अंदर। तो 1/12 कर दें जिस तरीके से आजकल बोला जाता है, तो तकरीबन 12 करोड़ 13 करोड़ लोगों का केतु तीसरे घर में आएगा, तो सबके साथ ये प्रॉब्लम होगी। यार आप ये समझो कि जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन दिया जा रहा है, तो दैट मीन्स की प्रॉब्लम तो है। गलत कह रहा हूं जी? हिंदुस्तान में सिर्फ 5% लोग ही पैसा कमा रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं दूर के डोल स्वाम ने, उनकी हालत क्या है वहां पर। हरियाणा वाले या पंजाब वाले अच्छी तरह से बता देंगे, दूर के डोल स्वाम ने वहां जाके क्या क्या नौकरी कर रहे हैं। वहां झाड़ू पोछा भी मार रहे हैं, वहां ओला भी चला रहे हैं। यहाँ चलाने में शर्म आ रही है उन्हें। गलत कह रहा हूं तो बता देना, क्या अमेरिका में रह के अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं वो लोग? बहुत बुरी जिंदगी बिता रहे हैं। चल, हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम फिर पद भ्रष्ट। ये दृष्टि आपको याद रखनी है। 100% रहेंगे कि 50-55 भी रहेंगे? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जो केंद्र वाली है 1, 7, सॉरी 1, 7, 4, 10 जो है वो 100% है। 3, 9, 11 को देखता है। 5 जो है 9 को देखता है, ये 50% है। दूसरा 6ठे को देखता है, छठा 12वें को देखता है, 8वां दूसरे को देखता है, ये 25% है। ठीक है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। चल, अब अगली क्लास में चलते हैं, मतलब अगली दृष्टि में चलते हैं।
मेरे ख्याल से यहाँ कुंडली मिलान सबको पता है कैसे किया जाता है। उसके अंदर पंचम नवम देखा जाता है। लाल किताब में भी पंचम नवम का योग अच्छा माना जाता है, पर उसका शब्द दे दिया अलग। 1 से 5 जो है इसे कह दिया बाहाम, 1 से 9 जो है उसे कह दिया बुनियाद। जहां पर भी जब आप किताब पढ़ोगे शब्द आएगा बहाम, बहाम का मतलब होता है, ये उर्दू शब्द है, बहाम का मतलब होता है आपस, टुगेदर। और बुनियाद का मतलब होता है नींव, इंग्लिश में कहते हैं फाउंडेशन। जैसे किसी का कोई प्लेनेट यहाँ पहले घर में बैठा हुआ है और 5वें में बैठा है, तो पहला घर 5वें को पंचम दृष्टि से देख रहा है। अगर किसी का पहले घर में प्लेनेट बैठा है और 9th में प्लेनेट बैठा है, तो पहला घर 9वें को बुनियाद की दृष्टि से देख रहा है। पर जो 9वें घर का प्लेनेट है वो पहले घर को बाहाम दृष्टि से देख रहा है। इसे कह दिया हमने पंचम नवम। अगर इसमें शत्रु भी बैठे हुए हैं तो शायद वो एक दूसरे की मदद करेंगे, पर इसमें भी कंडीशन अप्लाई है। बट ये बाद में इसमें बताऊंगा, पर ये एक दृष्टि है, ये पंचम नवम का योग आपको याद रखना है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सिंपल है ये। चलो आगे, कोई इसमें कोई प्रश्न है? पहला 9 को देखेगा बुनियाद से। नहीं, पहले आप भाम को समझे डॉक्टर साहब। पहला 5वें को देखेगा, दूसरा 6ठे को देखेगा, तीसरा 7वें को देखेगा, चौथा 8वें को देखेगा। अपने से जो 5वें को देख रहा है प्लेनेट वो बाहम दृष्टि है, अपने से 9वें को देख रहा है वो बुनियाद दृष्टि है। फिलहाल आप इसे याद रखो और अपनी कॉपी में बनाओ। इसे यूज कैसे होएगा आगे आएगा, ये यूज करेंगे, ये उपाय में काम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये उपाय में काम आएंगी दृष्टियां, रेमेडी। और जब रेमेडी करने जाओगे ना तो अपने माथे पे हाथ मारोगे, आप कहोगे मैं रेमेडी कर ही नहीं सकता, मेरी हिम्मत ही नहीं है करने की, कर ही नहीं पाओगे। चाह के भी आपके सामने बंदा मर रहा है, आप कहोगे मेरे पास उपाय है ही नहीं है। कह रहा हूं आपसे, जितने लोग कह रहे हैं ना जो अपने आप को स्वयंभू भगवान मान रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं ये उपाय करूंगा, सामने वाले का खेल चेंज कर दूंगा, नहीं कर पाएगा। पर शायद कर दे, परमात्मा ने उसे कुछ आशीर्वाद दे रखा। चले, पंजाब से यहाँ पर अनिल है, और हरियाणा वाले, उनका भी पंजाब से बड़ा लेना देना है, क्योंकि पहले पंजाब ही था, दिल्ली भी एक तरह से पंजाब का ये हिस्सा है। हमारे यहाँ पहले सांझे चूल्हे होते थे, एक सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा, है ना। अब ऐसे ही एक हमारी लाल किताब की अंदर दृष्टि है, सांझी दीवार, इंग्लिश में से कहते हैं ज्वाइंट वॉल। वरुण, जैसे अभी आपने बोला कि आपने कृष्णा मूर्ति करा हुआ है, तो कस्प हॉरोस्कोप आप जरूर बनाते होंगे, और बिना कस्पल चार्ट के प्रेडिक्शन नहीं होती है, राइट? राइट। है ना। तो कस्पल चार्ट में कई बार 2 घर एक हो जाते हैं, जी जी जी, है ना। यू मस्ट हैव सीन टू हाउसेस टुगेदर। ये लाल किताब में भी पॉसिबल है। ये जो कस्पल, ये एक तरह से जो जॉइंट वॉल है, ये कस्प है ना। लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे पहला घर दूसरे को देखता है, दूसरा तीसरे को देखता है, तीसरा चौथे को देखता है, चौथा 5वें को देखता है, 5वां 6ठे को देखता है, 6ठा 7वें को देखता है, 7वां 8वें को देखता है, 8वां 9वें को देखता है, 9वां 10वें को देखता है, 10वां 11वें को देखता है, 11वां 12वें को देखता है, और 12वां वापस पहले को देखता है। यानी पूरी सारी कुंडली इंटरलिंक्ड है। जैसे एक माला होती है 108 की, अगर एक भी मोती उसमें से निकल जाएगा माला खंडित हो जाएगी, है ना। ऐसे ही ये जो अब ये जॉइंट पर काम कैसे करती है,
ये जो दृष्टि है ना, ये भी उपाय में काम आएगी, रेमेडी। भान दृष्टि और बुनियाद दृष्टि भी रेमेडी में काम आएगी, बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। पर याद रखना, ये उपाय करने के टाइम पे यही उपाय सिर्फ 3 है कुंडली में, बस वो 3 बताऊंगा कौन से उपाय हैं। और वो उपाय कर नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे, क्या पता कर भी लोगे। डिस्करेज नहीं कर रहा। एक बार मैं भी प्रेडिक्शन देके ना, मेरे पास मेरे कई यजमान है, आते हैं कुंडली दिखाने के लिए मेरे पास, और मेरे पिता के भी क्लाइंट हैं मेरे पास, मेरे दादा के क्लाइंट हैं मेरे पास, मेरे परदादा के भी क्लाइंट हैं, जैसे डॉक्टर साहब के पास है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आते रह रहे। मैं कई बार सोचता हूँ यार, ये मेरे पास आ तो रहे, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा इसका, कहीं गोस्वामी जी आप कर दोगे, अच्छा भाई क्या करूं, एक कोई सिंपल सा उपाय दे देता हूँ, मन भटका देता हूँ उसका, मुझे पता होना कुछ है ही नहीं उसका, क्या करें, मजबूरी है। कई बार उपाय देना पड़ता है, नहीं दूंगा वो कहेगा नहीं मुझे कुछ करना है, कैसे होगा। अब सपोज करो किसी का बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है और सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, सपोज करो किसी का बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ, राहु यहाँ बैठा हुआ है ना। अब ये बृहस्पति ने दूसरे घर को देखा, ये बृहस्पति ने यहाँ दूसरे घर को देखा। अब अगर सपोज करो किसी का बृहस्पति बैठा है लग्न के अंदर और दूसरे घर में सूर्य बैठा है, अब फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस जो है वो एक हो गया। अब सूर्य बृहस्पति इकट्ठे हो गए। अब सूर्य बृहस्पति पहले घर का और दूसरे घर का फल देगा इकट्ठा। अब यही अगर किसी का बृहस्पति पहले घर के अंदर बैठा है, राहु दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है, अब ये बृहस्पति का कोई भी सिस्टम राहु के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये शत्रु है आपस में। यानी कि अपने से आगे वाले घर में अगर मित्र बैठा हुआ है तो वो दोनों कंबाइंड फल देंगे। ये आप कुंडली में लगा के देखना। अब सपोज करो ये उपाय में कैसे काम करेगा, मैं एक हिंट देता हूं। किसी का बृहस्पति पहले घर के अंदर बैठा हुआ है, किसी का बृहस्पति पहले घर के अंदर बैठा हुआ है, ये समझ लो आपके बेटे का मेरे पास कुंडली आ गई, उसने कहा पंडित जी ये ना पढ़ाई नहीं कर रहा मेरा बच्चा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है, हालांकि चंद्रमा पढ़ाई का कारक है, हमेशा याद रखना, पर बृहस्पति भी चलो ज्ञान का कारक है, मान लेते हैं। अब ये ध्यान नहीं दे रहा, पिता की बात नहीं मान रहा, गुरुओं की बात नहीं मान रहा, स्कूल में अपना टाइम नहीं दे रहा, और इधर उधर उसका दिमाग चल रहा है, राहु देख रहा है, गुरु चंडाल योग है, और किसी ने पंडित ने बता दिया था ये तो उल्टे सीधे चक्रों में जाएगा। अब मुझे उसका बृहस्पति का उपाय करना है। अब मैं बृहस्पति का उपाय क्या करूंगा, मैं उस बच्चे के हाथ से सूर्य की चीजें जो है मंदिर में रखवा दूंगा, क्योंकि हम सेकंड हाउस को धर्म स्थान मान के चलते हैं। मैं लिखवाऊंगा ये आगे कि कौन से घर से हम क्या देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस बच्चे के हाथ से गुड़ क्योंकि सूर्य का कारक है, तांबा जो कि सूर्य का कारक है, या सूर्य से रिलेटेड कोई चीजें मैं मंदिर में रखवा दूंगा, ठीक है ना। तो अब हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो बृहस्पति है उसको सूर्य की मदद मिल जाएगी, ये उपाय का सिद्धांत है। ये दृष्टियों से हम देखते हैं। पर अगर यहां पर बृहस्पति का शत्रु प्लेनेट बैठा हुआ है, मैं उपाय नहीं कर पाऊंगा। दैट मीन्स कि जब वो दशा चल रही होगी उसकी, उस दशा के अंदर उसने नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। जैसे ही वो दशा खत्म होगी, अब क्योंकि लाल किताब की अपनी एक अलग दशा है, विंशोत्तरी दशा पे वो नहीं चलती है, वो उनका 35 साल चक्र है। जैसे ही वो दशा खत्म होगी उसने अपना इफेक्ट खत्म करना है। फिर हम ये बोलेंगे कि हाँ भी ये फलाना फलाना उपाय करता रहे, हमें भी पता होना कुछ है नहीं है। तो जैसी वो दशा खत्म होगी वो बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा या पिता की बात माननी शुरू कर देगा। गॉट माय पॉइंट। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। इस पे कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? एक मिनट, धीरज प्रश्न बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, कैसे करेंगे ये? आ गया कौन है? कौन आ गया? कौन बोला? मैं गुरुजी गलती से निकल गया। अच्छा, अब आ गई आप अंदर एंटर करके, अब फिर आउट हो गए नहीं लग रहे।
नहीं, मैं तो पहले से था गुरु जी अंडर ही। अच्छा नहीं, प्राचार्य जी मेरे ख्याल से बाहर चले गए थे, फिर वापस आए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जय श्री राम। गुरु गुरु से जो राहु होगा अगले में, क्या चीज? गुरु से अगले में राहु होगा, हाँ तो वहां सूर्य की चीज देंगे या कैसे करेंगे? नहीं, अगर गुरु से अगर बृहस्पति से अगले घर में अगर राहु बैठा हुआ है तो उपाय हो ही नहीं पाएगा। तो वो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। नेचुरल फिर हम कुछ और करेंगे, चिंता नहीं करो, उसको ही बताऊंगा। पर हम उस टाइम पे बृहस्पति को ठीक करने के लिए कोई उपाय नहीं कर पाएंगे। अगर सूर्य है तब कर पाएंगे। तो अगर बृहस्पति का कोई मित्र बैठा है, अगर सपोज करो बृहस्पति किसी का पहले घर में बैठा, दूसरा घर खाली है, तब हम उसके मित्र ग्रहों को मंदिर में पहुंचा देंगे। जी। अगर किसी का बृहस्पति लग्न के अंदर बैठा हुआ है, ये वर्षफल के अंदर हम देखेंगे, लग्न कुंडली के अंदर बैठा हुआ तो उसने तो पिता की बात माननी ही नहीं है। जी। वो तो चलेगा ही उल्टा। अगर बृहस्पति का शत्रु अगर दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है तो उसने पिता की बात नहीं माननी है। अब सपोज करो खाली है उसका, अब वर्षफल में अगर उसका सपोज करो शत्रु आ गया, उस साल उपाय नहीं कर पाएंगे। अगर उस साल उपाय कर दिया तो नुकसान होएगा। हम उपाय तब करेंगे जब दूसरा घर खाली होगा। जी। गॉट माय पॉइंट? और कई बार आपको ऐसा लगेगा डॉक्टर साहब उपाय हो ही नहीं पाएगा। जी। जी। अभी मैं जब पितृ ऋण में आऊंगा ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा। जितने भी ये लाल किताब से पितृ ऋण करवा रहे हैं ना, सबका सत्यानाश करवा रहे हैं, सबका सत्यानाश करवा रहे हैं। उपाय करवा, पहली बात तो उपाय करना ही नहीं चाहिए, सोच समझ के करो और सोच समझ के बताओ। जी। चले, अब मेरे पास कितनी दृष्टियां हो गई जो आपने याद रखनी है? एक वैदिक की दृष्टि हो गई, उसके बाद 100%, 50%, 25% हो गई, बाहम दृष्टि हो गई, बुनियाद दृष्टि हो गई, और ये सांझी दीवार आ गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 3 दृष्टियों को याद रखना, मतलब सॉरी 3 उपाय हैं कुंडली के अंदर। मैंने इसलिए ये लिया, दृष्टि का मैंने पढ़ाना कुछ और था, मैंने दोस्ती दुश्मनी लेना था, मैं पर वो ना थोड़ा सा टॉपिक था, फिर ये दृष्टि का रह जाता। अब आपके पास पूरा टाइम मिलेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर, आप इस दृष्टि को आराम से अपनी कॉपी पे नोट करना। अगले हफ्ते सिर्फ दृष्टि के हिसाब से कोई भी प्रश्न हो वो मेरे से जरूर पूछना, ग्रुप के अंदर भी एक दूसरे से डिस्कस करना। मेरे को समय मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं संडे को मैं परशुराम जन्म उत्सव है तो उसके अंदर बिजी हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा जरूरी है, क्या करें सामाजिक कार्य। जो 3 उपाय है वो है, एक तो टक्कर, एक है धोखा, और एक है अचानक चोट। ये 3 उपाय हैं कुंडली के अंदर। कोई एकदम से आगे आपको टक्कर मार दे, जिसपे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, वही धोखा देता है। अचानक चोट, जिसका पता ही नहीं कब पड़नी है। अरे सब कुछ तो सही चल रहा था, एकदम से मेरी कमर टूट गई, फाइनेंशियल लॉस हो गया और मैं खत्म हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परमात्मा मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया। ये 3 चीजें हैं जो इंसान को मारती हैं। ये 3 दृष्टियों को कंठस्थ कर लेना, ये ध्यान रखना। ये 2 तो बड़ी इजी है, ये थोड़ा सा दिक्कत आएगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, याद करना। मैं तरीका समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जिससे आपको याद हो, है ना। तो पहला हुआ टक्कर। टक्कर का मतलब हो गया 1-8। वैदिक के अंदर कोई भी प्लेनेट अपने से 6-8 बैठा हो वो खराब होता है, ये सिद्धांत है शास्त्रीय ज्योतिष का। तो अगर पहले घर में कोई प्लेनेट बैठा है वो 8वें घर को टक्कर मारेगा, दूसरे घर में कोई प्लेनेट बैठा है वो 9वें घर को टक्कर मारेगा। फिलहाल ये याद करना है, इसके अंदर कुछ चीजें चेंज आएंगी आगे आगे मेरी क्लासेस के अंदर, तो अभी फिलहाल आपने पर ये याद रखना है। तीसरे घर में कोई प्लेनेट बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 10वें घर को टक्कर मारेगा। चौथे घर के अंदर कोई प्लेनेट बैठा है तो 11वें को टक्कर मारेगा। ऐसे ही आपने सारे घरों का आपने चार्ट बना लेना। और ये नेगेटिव दृष्टि है। अगर मित्र को भी, मित्र हो, शत्रु हो, न्यूट्रल हो,
भाई साहब इसने नुकसान ही पहुंचाना है, फायदा नहीं पहुंचाएगा, नुकसान ही देगा, जो मर्जी हो जाए नुकसान ही देगा, फायदा कभी नहीं देगा। ठीक है, तो पहली दृष्टि सिंपल है, कोई भी प्लेनेट से 8 में कोई प्लेनेट बैठा है, उस प्लेनेट को उसने नुकसान देना है, आपने फिलहाल ये समझना है। इसकी प्रेडिक्शन कैसे करनी है वो हम आने वाले समय में इसको आपको समझाऊंगा, पर आपको दृष्टि पता होनी चाहिए फिलहाल। चले अगली दृष्टि, धोखे की दृष्टि। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, एक तो है धोखे की दृष्टि और एक है धोखे का ग्रह। धोखे का ग्रह मैं पढ़ाऊंगा, पर धोखे की दृष्टि क्या है, हालांकि धोखे की दृष्टि से धोखे का ग्रह भी समझ में आएगा, पर अगर मैं वो अभी पढ़ा दूंगा तो कंफ्यूजन आ जाएगी, क्योंकि वो बड़ा लंबा टॉपिक है। तो ये है 1 से 10, ये थोड़ा सा नया है। पहला घर 10वें को धोखा देगा, दूसरा घर 11वें को धोखा देगा, तीसरा घर 12वें को धोखा देगा, चौथा घर पहले को धोखा देगा। इसी प्रकार आपने ये सारे घर 12 के 12 अपनी कॉपी में बना ले। ये भी नेगेटिव दृष्टि है, इसमें दोस्त हो, दुश्मन हो, न्यूट्रल हो प्लेनेट, उसने नुकसान ही करना है, उसने नुकसान ही करना है, फायदा कभी नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, अब भाई ये दृष्टि ये थोड़ी सी कठिन है, ये थोड़ा टाइम लेती है याद करने में, तो सबसे पहले ना ये ही याद करना, उसके बाद बाकी दृष्टियों पे जाना। इसके लिए आपको बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा। इसमें तो पता ही नहीं चलेगा ना कि अपने को नुकसान हो कब रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा जब तक वो कहते हैं आपका पछता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो डॉक्टर कहता ना 1 घंटे पहले आया होता तो मैं बचा लेता, तो ये वो दृष्टि है, पता ही नहीं चलेगा, उपाय तो करने का मौका ही नहीं देगा, काम कर चुका होगा ये तब तक। पहला घर तीसरे को अचानक चोट मारता है, यहां लिख लो पहला घर तीसरे को, दूसरा घर चौथे को, दूसरा घर चौथे को, तीसरा घर वापिस पहले को, चौथा घर 10वें को। अब देखो चौथा घर 10वें को देख भी रहा है, अचानक चोट भी मार रहा है, कॉन्ट्रोवर्शियल। पांचवा घर 7वें को, चौथा घर 10वें को, पांचवा घर 7वें को, छठा घर वापिस चौथे को, छठा घर वापिस चौथे को, सातवां घर पहले घर को। अभी हमने पहले क्या बोला था, पहला घर 7वें को देखता है, सातवां पहले को नहीं देख सकता। अब यहां क्या कर रहे हैं, सातवां घर पहले घर को अचानक चोट मार रहा है, सातवां घर पहले घर को अचानक चोट मार रहा है। इसकी भी प्रेडिक्शन हम करने की कोशिश करेंगे। सातवां घर पहले को, आठवां घर 10वें को, नौवां घर, आठवां घर 10वें को, नौवां घर वापिस 7वें को। इसका मतलब आप ये देखो, पांचवां घर और नौवां घर का इफेक्ट यहां पर आ रहा है और वो पहले घर तक जाता है ना। ये कैसे इफेक्ट जाएगा वो भी देखेंगे। नौवां घर 7वें को, अब ये 10वां घर जो है वापिस चौथे घर को अचानक चोट मार रहा है, 10वां घर चौथे घर को, 11वां घर पहले घर को, और 12वां घर वापिस 10वें को। ठीक है, ये हुई अचानक चोट। इसमें मित्र हो,
शत्रु हो, न्यूट्रल हो, पता ही नहीं चलने देगा कब नुकसान कर देगा, पता ही नहीं चलने देगा। जब तक आप सोचोगे तब तक नुकसान हो चुका होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको अब वेडनेसडे को आपको जब मैं आऊंगा तो आपको 4 चीजें याद होनी चाहिए। पक्का घर, PMUN, उसके बाद ये दृष्टियां, ये समझ लो। ये जितना मैंने जो आज की क्लास में आपको पढ़ाया है ये एक तरह से छोटी सी रीढ़ की हड्डी है। हालांकि पूरा बैकबोन पढ़ाऊंगा लाल किताब का आपको आने वाले समय के अंदर, क्लासेस के अंदर, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, बुक्स कौन सी लेनी है गुरुजी? फिलहाल कोई किताब नहीं खरीदनी है। फिलहाल तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने करना है। पर जो मेन किताबें हैं वरुण, मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। अभी हमारी वेबसाइट है, मैं उसमें डाल देता हूँ। जो ओरिजिनल लाल किताब है वो सारी अवेलेबल है। और जब भी आप लाल किताब मेरे से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, और जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो इन्हीं किताबों से पढ़ रहे हैं, इनसे बाहर हम नहीं जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जब मैं लाल किताब वरुण पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं किसी और सिद्धांत को इसमें नहीं लेके आ रहा फिलहाल। हालांकि अभी जो मेरा पिछला बैच खत्म हुआ है उनका मेरा कल मेरी आखिरी क्लास हुई है। 40 दिन मैंने उनको तकरीबन मतलब 5-6 क्लासेस स्किप हुई हैं। मैंने लगातार पढ़ाया है उन्हें। अब मैं उनको आगे लेके जा रहा हूँ। अब कृष्णा मूर्ति को लाल किताब को मिक्स कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने वेबसाइट का नाम डाल दिया, वहां 5 किताबें हैं। और साथ में एक ये लाल डायरी है, ये जो मेरे हाथ में है, ये तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी और बाद में काम भी आएगी आपके। इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल लाल किताब और बिकम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं जिसके हाथ में ये किताब ना हो जो मेरे हाथ में। ठीक है, रिकॉर्डिंग दे दीजिए। हाँ जी। रिकॉर्डिंग दे दीजिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी और फोटो डालनी पड़ेगी। मेरे यहाँ से लिंक शेयर किया जाएगा यूट्यूब का। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं आई होगी तो प्रभु वो आप वीडियो नहीं देख पाओगे। ईमेल आईडी दे रहे कि फोटो नहीं दे पा रहे? तो कोई बात नहीं, आप सवेरे मैसेज कीजिएगा, मैं बच्चे को कह दूंगा जो मेरा संभालता है वो डिपार्टमेंट, वो ईमेल आईडी दे दिए। हाँ जी, ग्रुप में ईमेल आईडी दे दिए। दे दी है ना, तो कोई बात नहीं है। कल सवेरे मैं कह दूंगा कि क्यों नहीं है वो आप देख पा रहे हो। एक बार आप मैसेज डाल देना नाम से कि आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, चिंता ना करें। गुरु जी बोल रहे हो ना आप? ठीक, हाँ, तो चिंता ना करो गुरु जी। आप ईमेल आईडी आपकी, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। गुरुजी कोर्स की फीस वगैरह कितनी है मुझे पता नहीं है एक्चुअली। वरुण, these are 40 classes जी and अराउंड 2 क्लासेस वीक में होंगी। एंड मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 12 क्लासेस पूरे महीने में खत्म करूंगा। एंड आई एम गोइंग टू चार्ज 500, मतलब 5100 रुपया फॉर द कंप्लीट 40 क्लासेस। और जो किताबें मेरे से लोगे वो अलग, वो आपको मेरी वेबसाइट पे जाओगे वहां पता चल जाएगा आपको। जी, ये फीस पे कैसे करनी है? वो आपको कल ग्रुप में आप ग्रुप में ऐड कर लिए ना, तो आपको पास या आपके पर्सनल नंबर पे अकाउंट नंबर का भेज देंगे, आप उसमें डाल दीजिएगा वरुण। मैंने वैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है बट जो लाल किताब नहीं मैंने पढ़ी थी प्रॉपरली, पर आपके साथ मुझे ना कनेक्टिविटी लग रही है प्रॉपर। नहीं वरुण, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ सुना है। मैं तोता हूं अपने पिता का। और मतलब आप समझो, मैं ना समय नहीं खराब करता। मेरे पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं, या तो होगी या नहीं होगी, बीच का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं किसी की टांग खींचूं। मेरे पास समय नहीं है कि मेरी प्रेडिक्शन गलत जा रही है या खराब जा रही है। पता नहीं कल का फिर वही मुन्ना भाई MBBS वाला है कि कनपट्टी पे बंदूक रख दें कि पंडित तू कल सवेरे बचेगा कि नहीं बचेगा। वो अतिशयोक्ति की एक ही व्यक्ति बता दो जो अभी तक ईरान की वॉर के बारे में प्रेडिक्शन दे दे। मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मैं कैसे प्रेडिक्शन कर दूं? मैंने पंचांग के अंदर 4 प्रेडिक्शन पढ़ी और देनी शुरू कर दी, दैट इज रॉन्ग।
पंडित जी कहते हैं बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं है। पंडित जी कहते हैं अगर पेट के अंदर मादा है या नर है और वक्त से पहले अगर आप जाहिर कर दोगे और बता दोगे कि ये फीमेल पैदा होने वाली है और उसने अबॉर्शन करा दी, आपको खून का कोड़ होएगा, आपको बीमारी होगी। आज की डेट के अंदर इतने स्वाभिमान से प्रेडिक्शन की जाती है और दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, वो गलत है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे को तो पढ़ना है, पढ़ाना है और सब्जेक्ट को समझना है। मैं आपको लग रहा है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं तो खुद सीख रहा हूं आप लोगों से। मैं अपनी रिवीजन करता हूं, मुझे मजा आता है ना, मुझे लिखने में बड़ा मजा आता है। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, मैंने पहली क्लास में बताया था, बल बुद्धि विद्या देऊं। मेरे पिता कहते थे व्हाट इज फाइन आर्ट्स? फाइन आर्ट इज दैट आर्ट इन विच माइंड एंड हैंड वर्क्स टुगेदर। मन और हाथ जब आपका इकट्ठा चलना शुरू हो जाएगा, आपके पास चीजें आनी शुरू हो जाएगी। आपको सामने वाले को क्लाइंट ना समझो, वो यजमान है ना। क्योंकि मैं जिस प्रथा से आता हूं वो मेरे पर बड़े विश्वास से आ रहा है, यार पंडित जी के पास जा रहा हूं, मेरा कुछ भला होगा। और उसको ये नहीं पता, पंडित का खुद का तो आता पता नहीं तेरा क्या भला करेगा, है ना। बट इसलिए मैं मतलब मेरे पास समय नहीं है और अपने को ना तर्क में जाना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को ऊंचा नहीं दिखाना। हम सब बराबर के हैं, हम सीखने हमें कुछ सीखना है ना। कृष्णा मूर्ति का कोई अंत ही नहीं है वरुण, वैदिक का कोई अंत नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, मैंने अभी पामिस्ट्री तो शुरू ही नहीं करी है ना, मैं पढ़ा रहा हूं पामिस्ट्री, और बिना पामिस्ट्री के एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। वैदिक पढ़ाते हैं? हाँ हाँ, मैं वैदिक का स्टूडेंट हूं, पर पढ़ाता नहीं, मैं सिर्फ लाल किताब पढ़ा रहा हूँ। पर मैं वैदिक भी मैं सोच समय नहीं है ना, कितना मैं अकेला आदमी क्या क्या करूंगा, है ना। बट मैं वैदिक के अंदर भी इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शन है। या अभी तक लोगों को यही समझ में नहीं आया कि यार चर राशियों को, दीर्घ स्वभाव राशियों को या अग्नि तत्व को, उसको प्रेडिक्शन में कैसे देनी है। हाँ, अब जैसे सपोज करो अग्नि तत्व राशि 1 5 9 है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो उसके बाद मैं क्लास में शांत करता हूँ 1 मिनट। वैसे मैं लाल किताब में वैदिक नहीं मिक्स करना चाहता, पर आइंदा से वैदिक की मेरे साथ चर्चा फिलहाल मत करना, पर कोई बात नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 1 5 और 9 ये अग्नि तत्व राशि है, राइट। सबने पढ़ रखी है, आपने सबने पढ़ रखी। अब ये प्रेडिक्शन देनी है, जितने भी अग्नि तत्व वाले लोग हैं ना, जब तक उनका इंटरेस्ट है तब तक सामने वाला है। क्यों? अग्नि कहां पे लगती है? लकड़ी में। जब तक लकड़ी है तब तक अग्नि है, जब वो लकड़ी खत्म हो जाएगी तो वो बन जाएगी राख। राख क्या है? बुध। बुध क्या है? शून्य। ये अग्नि तत्व को मैं ऐसे प्रेडिक्शन देता हूं। मेरे पास अगर कोई मेष राशि का, सिंह राशि का, धनु राशि का या लग्न का आया था, मुझे पता है भाई ये मेरे पास तब तक रहेगा जब तक उसको लगेगा कि रिपुकान के पास ज्ञान है। जिस दिन उसने पूरा ज्ञान ले लिया वो उसे छोड़ दे। अगर एक किताब पढ़ ली और उसके बाद उसे हाथ नहीं लगाएगा, अगर आपके पास आसपास में 1 5 9 के लोग बहुत होंगे, राशि या लग्न वालों की बात कर रहा हूं। सही है गलत है प्रेडिक्शन? नहीं, क्या सही है? बड़े बड़े हल्के से बोला ठीक है सर, आपने लाल किताब की इसमें ऐड किया लकड़ी और राख का जो उदाहरण दिया आपने, तो गलत नहीं मैंने की है। नहीं हाँ, आपने लाल किताब और वैदिक को मिक्स करके एक प्रेडिक्शन तैयार की। मैंने तो एक एग्जांपल दिया है। मैं तो केपी भी डाल सकता हूँ इसके अंदर, मैं अष्टक भी डाल दूंगा। मैं तेरा दशमांश देख के तेरे ऑफिस का टॉयलेट बता दूंगा कि कौन सी डायरेक्शन में। क्योंकि दशमांश जो है वो आपका ऑफिस स्पेस है, एंड आई कैन सी योर दशमांश एंड आई विल टेल यू अच्छा इस डायरेक्शन में तुम्हारे ऑफिस का टॉयलेट है, लाल किताब के थ्रू। क्योंकि मकान कुंडली लाल किताब दे रही है और दूसरी कोई भी नहीं दे रही विधान। और जितने भी वास्तु कर रहे हैं सब लाल किताब का वास्तु कर रहे हैं। लाल किताब के वास्तु को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि चेक है। पर प्रॉब्लम क्या है, लाल किताब ना समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना राशि छोड़ नक्षत्र काल खुशी कुंडली है। अब सबके लगन कैसे सेम हो सकते हैं, है ना। ये मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन है।
पर जब आप पूरी लाल किताब पढ़ लोगे, फिर जब अपना दिमाग लगाओगे ना, आप कहोगे अरे यार मेरे से गलती है, मुझे ये प्रेडिक्शन लगानी चाहिए थी, ये प्रेडिक्शन आएगी और आएगी। लोग आपको प्रेडिक्शन तो चाहिए। अधिकतर मेरे पास जो आईकास वाले आते हैं ना, जिन्होंने 4-4 साल कर रखा है, उन्हें अभी भी कुंडली देखनी नहीं आती, वो प्रेडिक्शन करें कैसे। मैंने एक प्लेनेट से प्रेडिक्शन कर दिया, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं लगन से प्रेडिक्शन कर दूंगा, कम से कम 16 प्रेडिक्शन दे सकता हूं सिर्फ लगन के ऊपर, और वो प्रेडिक्शन आएगी। ठीक है, चलें आज के लिए इतना बहुत है, और इसको भूल जाओ फिलहाल, है ना, इसको भूल जाओ, क्योंकि अपन को वैदिक को लाल किताब को फिलहाल मिक्स नहीं करना, अपने को पहले लाल किताब को समझना है, और लाल किताब को समझेंगे, और जो भी आपने लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था या जो अभी पढ़ा है, वो आप ग्रुप में डिस्कस करो, और 1-2 दिन में मैं देखूंगा जो जो ग्रुप में आ रहे हैं उनको हम रखेंगे, बाकी जो हमारे और मेंबर हमारे भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करके हम उन्हें साइड में कर देंगे। जिनके सैटेलाइट मेरे साथ मिल रहे हैं वो साथ चलेंगे, जिनके नहीं मिल रहे जय श्री राम, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 5 पांडव अच्छे हैं 100 कौरव से, है ना। 5 बंदे अपने पास ऐसे बैठे होने चाहिए जो चीज को समझे, जो आगे जाके भी लोगों को समझाए। मेरा मतलब ये है, मैं पैसे इसलिए कम किए वरुण कि मैं लाल किताब को, जहां मैच शब्द आ जाएगा, मैच शब्द राहु का गलत है, हम लोग लाल किताब को जिस तरीके से आज पेश कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो गलत है ना। तो वो अपने को सही करना, आप लोग भी करोगे, उसमें आप एक योद्धा हो। चलें, जय श्री राम।